आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आपके ये इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। ठीक है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब हमारे सामने इंडस्ट्री नहीं आया था, है ना। देखिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो ऐसे दौर के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पे कि पूरी तरीके से अब नया नया इंडस्ट्री आने वाला है, नया नया टेक्नोलॉजी आने वाला है। लेकिन इस टॉपिक में खास करके हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उस समय पर क्या हालत था, है ना। किस प्रकार से सामान बनाए जाते थे, किस प्रकार से सामानों को बेचा जाता था, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक बड़ा सिंपल सा है। टॉपिक का नाम बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक ऐसा दौर ही तो है, एक क्रांति का दौर ही तो है, जहाँ पे कि हमारा पूरा 1900 के बाद क्या आने वाला है, नया नया इंडस्ट्री आने वाला है, टेक्नोलॉजी आने वाला है। लेकिन इसके आने से पहले क्या दौर था, क्या सिस्टम था, कैसे लोग जीते थे, कैसे सामानों को बनाया जा रहा था। क्या पहले लोग नंगे रहते थे? क्या पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे? क्या पहनते थे, लेकिन क्या तौर तरीका था बनाने का सामानों को, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आप जान लीजिए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। देखिए, इस प्रकार से ना, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपके बुक में टर्म है, इसमें जो कंटेंट हमने लिखा है वो भी है, लेकिन इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ नहीं है ना। मतलब कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यदि आपसे कोई पूछ दे एग्जाम में कि व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उसको आप लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले कि आपको जानना पड़ेगा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है ना। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे पहले तो आप समझिए कि प्रोटो का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब तो समझ में आता है कि एक ऐसा दौर जहाँ पे कि केवल और केवल इंडस्ट्री ही लागू होंगे, यानी कि इंडस्ट्री ही बैठेंगे, सेटअप होगा नया नया। लेकिन प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रोटो का मतलब होता है इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ का शुरुआती दौर, शुरुआती दौर। मतलब ये हो गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो कि यहाँ पे आपका टॉपिक था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब ये हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले का क्या दौर था, पहले का क्या दौर था, क्या कंडीशन था, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको कहेंगे, इसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, इसी के बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखा जाए। द अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन विच large scale production was carried out for international market, not at factories but in decentralized units। अब देखिए, अभी तो आप फिलहाल कुछ देर के लिए भूल जाएं कि हमारे सामने फैक्ट्री है, क्योंकि हम लोग किस दौर का पढ़ रहे हैं, जब फैक्ट्री नहीं था। तो जब फैक्ट्री नहीं था तो क्या उस समय पे एक कंट्री का आदमी दूसरे कंट्री में जाकर अपने सामानों को बेचता था? बेचता था, लेकिन वो सामान बनाता कैसे था, है ना। सवाल ये है कि जब वो इंटरनेशनली ट्रेड कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर, सपोज मान लीजिए कोई भारत का आदमी है, वो जाके अमेरिका में अपने सामानों को बेच पा रहा है, अपने कपड़ों को बेच पा रहा है, तो वो कपड़ा बना कैसे रहा है वो, क्योंकि इंडस्ट्री तो है नहीं, है ना। तो कपड़ा कैसे बना रहा है? वो बना रहा है कहाँ पर? फैक्ट्रीज में ना बन के, बल्कि वो कहाँ बन रहा है? डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट में बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, है ना। नहीं समझ में आया होगा, चलिए समझेंगे हम लोग। यहाँ पे जब हमारे पास फैक्ट्री नहीं थे, उस समय भी हमारे पास सामान बनाए जा रहे थे, वो भी बहुत बड़े बड़े लेवल पर सामान बनाए जा रहे थे, लेकिन फैक्ट्री तो था नहीं। तो उस समय पे हमारा सामान बनता था डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट में, मतलब कि गांवों में। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या? एक जगह इकट्ठा। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या? एकदम फैला हुआ। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पहले के जो हमारे सामान बनते थे वो फैक्ट्री में नहीं बनते थे, बल्कि छोटे मोटे गांवों में बना करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और अभी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। इट वॉज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड बाय अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स। अब यहाँ पे होता क्या था? देखिए, यहाँ पे ये होता था कि जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं, जिनको कि क्या बनाना है, अपना सामान बनाकर जाकर मार्केट में बेचना है, तो वो लोग क्या करते थे ना, वो लोग गाँव में जाते थे और गाँवों में जाकर ऐसे लोगों को वो ढूंढते थे जो कि बेरोजगार बैठे हुए हैं। समझिएगा चीज़ को। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यानी कि जब हमारे पास इंडस्ट्री नहीं था,
उस समय पे बड़े बड़े मर्चेंट्स लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या करते थे, गांव गांव घूमते थे और ऐसे ऐसे लोगों को वो लोग पकड़ते थे, ढूंढते थे जो कि क्या है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। और उनको क्या कहता था कि भाई तुम देखो बेरोजगार बैठे हुए हो, तुम खाली बैठे हुए हो, अपना समय तुम ऐसे फालतू बर्बाद कर रहे हो, तो फालतू समय में तुम क्या करो, हम तुमको कुछ सामान देंगे, उस सामान का क्या करना, तुम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के, यानी कि उससे जो हम बोलेंगे बना के वो तुम हमको दे देना। बदले में क्या करेंगे हम तुमको, यानी कि तुम यदि हमको बना के सामान दोगे तो हम तुमको क्या करेंगे, बदले में पैसे देंगे। अब यहाँ पे होता ये था कि जो मर्चेंट्स लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो अपना सामान भी उसको देता था, एडवांस में पैसा भी देता था, यदि किसी चीज़ का जरूरत पड़ जाए तो खरीद के बनाना इस चीज़ को, है ना। और साथ ही साथ उससे जब वो सामान लेता था तो बदले में उसके मजदूरी के तौर पर उसको पैसा भी देता था। सपोज मान लीजिए कोई आदमी आया जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो कपड़े का व्यापार करता है, वो क्या करता है, कपड़े अपने कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री में जाकर बेचता है, तो इंडस्ट्री तो है नहीं, तो कपड़ा कैसे बनाएगा वो क्या करेगा, गाँव गाँव घूमेगा, जो बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं उसको पकड़ेगा, वो कहेगा कि देखो भाई तुम ऐसे फालतू बैठे हुए हो, तो तुम क्या करो, मेरे लिए क्या करो, कपड़ा बनाओ, है ना। और ये कपड़ा बनाने के लिए जो सामान लगेगा वो सामान हम खुद तुमको देंगे, बस तुमको क्या करना है, बना के हमको दे देना है ना। तो सामान भी बिजनेसमैन का, पैसा भी बिजनेसमैन का, हर चीज़ बिजनेसमैन का लग रहा था, बस समय लग रहा था किसका, छोटे मोटे वो जो बेरोजगार लोग थे वो बैठे हुए, उनका उनका समय लग रहा था बस, और बदले में उनको क्या मिलता रहा था, अपने समय के बदले पैसा मिलता था, है ना। वही है हमारा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे ना एक घर को सब काम नहीं देता था कि केवल इसी घर को हम काम देंगे, यही घर वाला आदमी हमारा सामान बनाएगा, नहीं, जितने भी गांव में बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं उन सभी को वो काम देता था, सभी कोई उसके लिए काम करते थे और सब कोई अपना प्रॉफिट कमाता था, ठीक है, यही था। आगे तो वही लिखा हुआ है, इट वॉज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड बाय अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स। तो बहुत बड़े पैमाने पर कपड़ों का वहाँ पे या फिर किसी भी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन ये प्रोडक्शन कोई एक आदमी नहीं कर रहा था, बहुत सारे लोग मिल के करते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट लीड टू स्पेशलाइजेशन इन बोथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज वेल एज कमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन जाके उनको काम दे रहे हैं, इनसे ये हो रहा है कि उनका काम भी निकल जा रहा है, बिजनेसमैन लोगों का काम भी निकल जा रहा है, लोगों को पैसा भी मिल जा रहा है, साथ ही साथ वो लोग अपना खेती भी कर ले रहा है, यानी कि उनका जो रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है वो भी पूरी तरीके से वो लागू कर ले रहा है, यानी कि जी ले रहा है। और जो बिजनेसमैन कहा है कि तुम मेरे लिए कपड़ा बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, फुटबॉल बनाना, है ना, स्वेटर बनाना, पैंट बनाना, वो भी अपना वो काम कर ले रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट लीड टू स्पेशलाइजेशन इन बोथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज वेल एज कमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो वो दोनों काम अपना कर ले रहा था, अपना जो काम था उनका खेती बाड़ी का वो भी कर ले रहा था, और साथ ही साथ ये उनका बनाकर सामान भी दे रहा था, बदले में इनको पैसा मिलता था, है ना। आगे, एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट। दिस मीन्ट दैट ईच क्लोथियर वाज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। सोचो, जब मशीन नहीं आया था ना, तो सबसे बड़ा वरदान जानते हो किसको मिला था, वर्कर लोगों को, जो कि काम करते हैं अपने हाथों से, है ना। अब यहाँ पे एक मर्चेंट यानी कि एक व्यापारी जो कि अपना सामान बनवाता है गांव के लोगों से और जाके बाहर में बेचता है, वो एक बार क्या करता था, कम से कम वो यदि किसी को काम देता था, यानी कि एक आदमी यदि सामान बनवाता था, तो वो एक आदमी का सामान बनाने में कम से कम 20 से 25 आदमी लगते थे। मतलब मान लीजिए यदि मैं एक मर्चेंट हूँ, यानी कि मैं यदि कोई एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे लिए कितना आदमी काम करेगा, 20 से 25 आदमी काम करेगा केवल मेरे लिए, वो भी केवल एक स्टेज पर। एक स्टेज का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हमको कपड़ा बनवाना है लोगों से, है ना, केवल कपड़ा को काटना, कपड़े को काटने में केवल 20 आदमी लगा हुआ है, 20-25 आदमी लगा हुआ है ना। उसके बाद फिर कपड़े को काट कर उसको सिलना, उसमें 20-25 आदमी लगा हुआ है, आयरन करना, उसमें 20-25 आदमी लगा हुआ है, पैकिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, मालिक को जाके देना, है ना। तो मतलब ये हो गया कि एक मर्चेंट कम से कम 100
कम से कम 100 या फिर 100 से ज़्यादा वर्कर को वो अकेला हैंडल करता था। मतलब सोचो कि एक आदमी अकेला यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों को क्या कर रहा है, रोजगार दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ से बेसिकली आप ये समझ गए कि मान लीजिए यदि यदि 100 मर्चेंट हैं, यदि 100 मर्चेंट हैं तो कितना ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो जाएगा। एक मर्चेंट कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, कम से कम 100, मान लीजिए कम से कम 100। और यदि 100 मर्चेंट हैं तो सोच लो कितना रोजगार लोगों को मिलेगा, है ना। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का तो यहाँ पे बात ही नहीं है, बेरोजगारी का तो बात ही नहीं है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये समझ गए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है। जब मशीन हमारे पास नहीं था तो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने सामानों को क्या करते थे, गांव के लोगों को दे देते थे कि लो भाई सामान लो, पैसा भी लो, बस अपना तुम क्या करना, हमको समय पर सामान बनाकर दे देना, बदले में हम तुमको पैसा देंगे, है ना। ये काम चलता था हमारा। और एक आदमी कम से कम 100 आदमी को रोजगार देता था। तो यदि 100 बिजनेसमैन है तो सोचो कितना वो रोजगार दे रहा है लोगों को। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि मशीन आने से पहले किस प्रकार से काम होता था, ये आपने यहाँ पे जान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक अलग सेपरेट बना लिया है टॉपिक। क्या है टॉपिक, मर्चेंट्स टर्न टू कंट्री साइड रादर देन सेटिंग अप बिजनेस इन टाउन। अब यहाँ पे जो मर्चेंट्स हैं यानी कि जो बिजनेसमैन लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कंट्री साइड जा रहे हैं, यानी कि गाँवों की ओर वो ज़्यादा जा रहा है। यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन, वो किधर जा रहा है, ज़्यादा गाँवों की ओर ज़्यादा जा रहा है। वो अपना बिजनेस शहर में सेटअप करने पे ध्यान दे ही नहीं रहा है। मतलब ये हो गया कि वो नहीं चाह रहा है कि हम किसी प्रकार से फैक्ट्री वैक्ट्री लगाएं गाँव शहरों में। मेरा काम गाँव से चल जा रहा है तो हम फैक्ट्री क्यों लगाएं, है ना। तो यहाँ से आप ये समझेंगे कि किस प्रकार से मर्चेंट्स लोग गाँवों में आते थे, है ना, किस प्रकार से अपने सामानों को बनवाते थे और किस प्रकार से जाकर उसको शहरों में बेचते थे। तो यहाँ से आप बिल्कुल ये समझेंगे कि बिजनेसमैन यहाँ पे फैक्ट्री लगाने से ज़्यादा अच्छा समझता था कि गाँवों के लोगों से सामान बनवा लिया जाए, है ना। इसी के बारे में आज हम यहाँ पे आप पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इन द 17th and 18th century merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market। यानी कि 17th और 18th सेंचुरी का बात है जहाँ पे कि मर्चेंट लोग शहरों से क्या करते थे, ये बात हो रहा है बेसिकली यूरोप का, है ना। 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति लोग शहरों से गांव जाते थे, गांव में जाते थे। और गांव के जो पीजेंट्स लोग हैं, जो आर्टिसंस लोग हैं, यानी कि जो किसान हैं, जो कि फालतू बैठे हुए हैं, जो आर्टिसंस हैं, जो कि कलाकार आदमी है, जो कि अच्छे चीज़ों को बनाता है। फॉर एग्जांपल वो कपड़ा बनाना जानता हो, फॉर एग्जांपल वो कैंडल, फिर से अगरबत्ती, फिर से हो सकता है कि वो फुटबॉल बनाना जानता हो अपने हाथों से, है ना, मशीन से नहीं। क्योंकि हम लोग किस दौर के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ऐसे दौर के बारे में जहाँ पे एक मशीन है ही नहीं, है ना। तो जिसके पास जो कला है, यदि वो उसके बारे में अच्छी तरीके से जानता है तो उसको काम इजीली मिल जाता था, है ना। तो यहाँ पे यूरोप के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग अब गांव जा रहे हैं, गांव में जाकर आर्टिसंस को, पीजेंट्स लोगों को मनी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, साथ ही साथ सामान भी दे रहे हैं कि लो पैसा भी लो, सामान भी लो, और बस हमारे लिए क्या करना, सामान जो हम बोलेंगे बनाने के लिए वो हमको बना के दे देना। अब क्या बिजनेसमैन लोग किसी को भी कोई भी काम दे देते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब ये हो गया कि जिसको जो काम आता है ना उसी को वो काम देते थे। जैसे मान लीजिए कोई आर्टिसंस है, कोई ऐसा आदमी है जो कि कपड़ा बनाना बहुत अच्छा जानता है, तो उसको काम कैसा मिलेगा, कपड़ा बनाने का मिलेगा। कोई ऐसा आदमी है जो कि अगरबत्ती बहुत अच्छा जानता है बनाना, तो अगरबत्ती उसको दिया जाएगा। कोई ऐसा आदमी जो कि कैंडल बनाना बहुत अच्छा जानता है, तो उसको कैंडल का काम मिलेगा, है ना। तो यही सब चीज़ उस समय पे हो रहा था जब हमारे पास मशीन नहीं आया था। और जो भी सामान उससे बनाया जाता था, यानी कि लोगों के द्वारा जो भी सामान बनाया जाता था, उस सामान को कहाँ पर बेचा जाता था, इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में भी उसको बेचा जाता था। आगे, with the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ट्रेड बढ़ता चला गया, है ना,
लोग ट्रेड में यानी कि व्यापार में ज़्यादा ध्यान देने लगे। इसके साथ ही साथ एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज, यानी कि यूरोप ब्रिटिशर्स लोग जब कॉलोनी बना बना कर वो रूल करना शुरू कर चुके थे, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुका था गुड्स का। अब गुड्स में आप केवल क्या समझते हैं, चावल दाल ये सब नहीं, गुड्स में वो सारा चीज़ आता है जिसको कि आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना। क्लॉथ हो सकता है, कैंडल हो सकता है, फिर से आपका फुटबॉल हो सकता है, बैट हो सकता है, बॉल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड बढ़ रहा था, यानी कि दुनिया का व्यापार बढ़ रहा था, साथ ही साथ एक्विजिशन यानी कि ब्रिटिशर्स कॉलोनी बना बना कर दूसरे दूसरे जगह पर रूल कर रहे थे, वहाँ पर क्या हो रहा था, धीरे धीरे गुड्स का डिमांड भी बढ़ रहा था, ठीक है। आगे, बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स, दिस वाज बिकॉज हियर अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गाइड्स वेयर पावरफुल। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है गुड्स का, अब यहाँ पे जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, हमारे जो मर्चेंट्स लोग थे, ये लोग कभी भी शहरों में अपना फैक्ट्री यदि या फिर अपना सेटअप लगाना नहीं शुरू किए थे। मतलब ये हो गया कि ये लोग कभी भी शहरों में अपना फैक्ट्री लगाना चाहते ही नहीं थे, है ना, चाहते भी नहीं थे। साथ ही साथ दूसरा भी कारण था कि इनको जो छोटे मोटे बाहरी बिजनेसमैन है छोटे मोटे, उनके शहर में आने भी नहीं दिया जाता था। क्यों? दिस वाज बिकॉज हियर अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गाइड्स वेयर पावरफुल। इसलिए क्योंकि जो लोग पहले से शहरों में हैं, वो लोग कहते थे कि तुम लोग यहाँ पे नए हो, तुम लोग यहाँ पे नहीं आओगे। समझ रहे बात को? मतलब यहाँ पे दो कंडीशन है। कंडीशन ये है कि वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है, यानी कि दुनिया में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अलग अलग जगह पर ब्रिटिशर्स कब्जा भी कर रहा है, गुड्स का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो छोटे मोटे हमारे बिजनेसमैन हैं, जो मर्चेंट्स लोग हैं, वो लोग कभी भी अपने आप को शहरों में स्टेबल कर ही नहीं पाए, यानी कि शहरों में वो अपना बिजनेस खोल ही नहीं पाया। शहरों में बिजनेस इसलिए नहीं खोल पाया क्योंकि शहरों में जो ऑलरेडी थे बिजनेसमैन लोग, उन लोगों ने कभी भी इनको परमिशन दिया ही नहीं कि तुम भी यहाँ पर आकर ट्रेड कर सकते हो। क्यों नहीं दिया होगा परमिशन मालूम है? क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना, कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसीलिए। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? चलिए, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ था अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गाइड्स वेयर पावरफुल, यानी कि ऑलरेडी जो वहाँ पे लोग थे, ट्रेड गाइड्स का मतलब होता है ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि ट्रेड करते हैं, जो व्यापार करते हैं। तो ऑलरेडी जो शहर में छाए हुए हैं, वो दूसरे लोगों को आने शहर में नहीं देते थे, क्योंकि यदि भाई तुम आओगे तो मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, यानी कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेड गाइड का मतलब क्या है भाई, वो भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। दीज वेर एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेंड क्राफ्ट्स पीपल मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, regulated competition and prices and restricted the entry of new people into the trade। तो छोटे मोटे जो हमारे बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स लोग थे, वो शहर क्यों नहीं आ पाते थे? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेड गाइड था। ट्रेड गाइड बेसिकली क्या होता है? प्रोड्यूसर्स का एसोसिएशन होता है, मतलब कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि ऑलरेडी ट्रेड में लगे हुए हैं, यानी कि व्यापार में लगे हुए हैं। तो वो करते क्या हैं? क्राफ्ट्स पीपल को वो ट्रेंड करते हैं, यानी कि जो क्राफ्ट करते हैं, जो अलग अलग चीज़ों का डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, उनको वो लोग ट्रेंड करता है। मेंटेन्ड कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, साथ ही साथ कितना ज़्यादा प्रोड्यूस क्या किया जाएगा, कितना कम प्रोड्यूस किया जाएगा, ये सारा चीज़ वो लोग देखते हैं। रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइसेस, मार्केट में कंपटीशन कम होगा ज़्यादा होगा, किसी भी चीज़ का प्राइस कम होगा ज़्यादा होगा, इस सारा का सारा डिसाइड कौन करता है? ट्रेड गाइड करता है। एंड रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड, यानी कि दूसरे लोगों को वो रोकता भी है कि कोई यहाँ पे दूसरा नहीं आएगा हमारे पास, कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन ना बढ़ जाए, है ना। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, हमारे जो मर्चेंट्स लोग थे, उन लोगों ने अपना बिजनेस कभी भी शहरों में क्यों नहीं सेटअप कर पाया? इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कौन थे? ट्रेड गाइड थे। और ट्रेड गाइड बेसिकली ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि पहले से ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड में के मामले में वो लोग लगे हुए हैं। वही डिसाइड करता है कि कौन लोग मार्केट में आएगा, कौन लोग नहीं आएगा, कितना किन चीज़ों का कितना प्राइस होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, ये सारा चीज़ वही लोग डिसाइड करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गाइड्स एंड मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो जो हमारे ट्रेड गाइड हुआ करते थे, जो शहरों में ऐसे लोग होते थे जो कि दूसरों को आने नहीं देते थे, वही लोग क्या करते थे? मोनोपोली राइट करते थे।
मोनोपोली राइट का मतलब हो गया एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब जो हम बोलेंगे केवल वही होगा, जो तुम बोलोगे वो नहीं होगा। मतलब कि केवल बात चलेगा तो मेरा ही बात चलेगा, किसी दूसरे का बात नहीं चलेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गाइड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। तो वो हम लोगों को बताते थे, जो रूलर हुआ करते थे उस समय के, जो शासक हुआ करते थे, वो लोग बेसिकली ट्रेड गाइड को अपने पास रखते थे। यानी कि जो राजा लोग हुआ करते थे उस समय के, वो लोग अपने अंडर में कुछ ऐसे लोगों को रखते थे जो कि मार्केट में नए नए लोगों को आने से रोकता था, है ना। तो क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, मार्केट में किन चीज़ों को बेचा जाएगा, कितने दामों में बेचा जाएगा, इस सारा का सारा कंट्रोल जो कोई करता था तो वो ट्रेड गाइड करता था। यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप करता था जो कि पहले से ट्रेड में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं समझने में। यदि हमसे कोई पूछे एक सेंटेंस में कि ट्रेड गाइड कौन थे, तो मैं ये बताऊंगा कि ऐसे लोग ट्रेड गाइड कहे जाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि ऑलरेडी ट्रेड के मामले में जुड़े हुए हैं, जो कि किसी दूसरे लोगों को मार्केट में आना नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केवल मार्केट में मेरा ही दबदबा रहे, कंपटीशन यहाँ पे ना आए, है ना। यही था हमारा ट्रेड गाइड। और साथ ही साथ वो मोनोपोली राइट लगाते हैं। मोनोपोली राइट का मतलब ये हो गया कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा चीज़ मार्केट में बिकेगा, कौन सा चीज़ मार्केट में नहीं बिकेगा, किस चीज़ का प्राइस कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा। यही चीज़ है हमारा ट्रेड गाइड का फंक्शन। उसके बाद इट वॉज देयर फॉर डिफिकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट्स टू सेटअप बिजनेस इन टाउन्स, सो दे टर्न टू द कंट्री साइड। तो यहाँ पे क्या सीखा आपने, यहाँ पे ये सीखा कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स लोग थे, वो तो शहर अब आ नहीं सकते थे क्योंकि ट्रेड गाइड आने देगा नहीं, है ना। तो इनके पास ऑप्शन क्या बचता है, अब ऑप्शन ये बचता है कि भाई गाँव में जाओ और गाँव में ही अपने सामानों को बनाओ, बनाकर दूसरे जगह में जाकर बेचो, है ना। तो वो लोग अब धीरे धीरे शहरों में फैक्ट्री लगाने से ज़्यादा बेटर समझ रहे थे कि गांव चलो, गांव के लोगों से बनवाओ सामान और बना के सामान अपने दूसरे जगह में जाकर बेचो। समझ रहे बात को। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी एक टॉपिक आपने समझ लिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक टॉपिक आता है प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हेल्प्ड द पुअर फार्मर्स इन कंट्री साइड। मतलब कि ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, जो गाँवों में हमारे सामान बनाए जा रहे थे, इनसे क्या हुआ, इनसे ये हो गया कि जो गाँवों में जो गरीब लोग रहा करते हैं, जो गरीब लोग रहा करते हैं, उनको बहुत हद तक मदद मिल गया। मदद क्यों मिला बता सकते हैं? क्योंकि उनको रोजगार मिल गया। जैसे मान लीजिए कि गाँवों में कोई ऐसा इंसान था जिनके पास की एक कला है कपड़े बनाने का, लेकिन वो बेरोजगार बैठा हुआ है, भाई उसके पास काम ही नहीं है। तो मर्चेंट्स आया, बोला कि देखो तुम बेरोजगार बैठे हुए हो, हम तुमको सामान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बस तुम क्या करो, मेरे लिए कपड़ा बनाओ, क्योंकि तुमको कपड़ा बनाना अच्छी तरीके से आता है। तो कपड़ा बना के दिया, बदले में उसको पैसा मिल गया। तो मर्चेंट का काम भी निकल गया और उस आदमी को रोजगार भी मिल गया। तो रोजगार जब मिला तो उसको क्या मिला, बेसिकली इनकम मिला ना। तो उसका भी यहाँ पे मदद हो गया, यानी कि उसका भी जीवन यहाँ पे धीरे धीरे सुधर रहा था, है ना। इसी के बारे में पढ़ते हैं। इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस बिगन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स बिकॉज देयर ओपन फील्ड्स वेयर डिसअपियरिंग एंड कॉमन्स वेयर इनक्लोज्ड। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि जो गाँवों में कॉमन लैंड हुआ करते थे, कॉमन लैंड जो हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कॉमन लैंड में जो जंगल हुआ करते थे, वो जंगल अंग्रेजों के द्वारा या फिर वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा वो बंद कर दिया गया था। यूरोप में बेसिकली जंगलों को प्रोटेक्ट कर दिया जाता था कि यहाँ पे कोई भी कॉमन आदमी जंगलों में नहीं आएगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जिनका कि जीवन यापन पूरी तरीके से जंगल पे ही टिका हुआ है, यानी कि जंगल से फल को तोड़ना, सब्जी को तोड़ना, है ना, वहाँ से लकड़ी को इकट्ठा करके मार्केट में बेचना। तो उनका जीवन यापन किस पे टिका हुआ है, जंगल पे टिका हुआ है। लेकिन वहाँ के राजा ने क्या किया, जंगल को क्लोज कर दिया कि कोई भी आदमी जंगल में नहीं आएगा। पहले नियम कानून लगा दिया कि जंगल में यदि आओगे तो फिर पीटे जाओगे। तो क्या कोई भी आदमी डर से जंगल आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से ये होगा कि उनका जीवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। मतलब कि जो वो पहले जंगल से फल फूल तोड़कर मार्केट में बेचकर जो पैसा कमाता था, उनका पैसा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इनकम उसका बंद हो गया। मतलब कि उनका रोजगार खत्म हो गया, है ना। अब जब रोजगार खत्म हो गया तो वो क्या हो गया, बेरोजगार हो गया, भाई खाली बैठा हुआ है वो, उनके पास कोई काम नहीं है। तो अब यहाँ पे मर्चेंट सामने आते हैं, कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारा जो जीवन यापन जिससे चलता था उनको तो राजा ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो तुम बेरोजगार बैठे हुए हो, बेरोजगार बैठने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम्हारे पास कला है कपड़ा बनाने का, तो मेरे लिए कपड़ा बना दो। तुम्हारे पास
कला है कैंडल बनाने का तो कैंडल बना दो, तुम्हारे पास कला है स्वेटर गूंथने का तो स्वेटर गूंथ दो भाई, लेकिन बेरोजगार मत बैठो, है ना। तो यहाँ से जब गरीब लोगों को रोजगार मिला तो उनका इनकम भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कॉटेजर्स एंड पुअर पीजेंट्स हु हैड अर्लियर डिपेंड ऑन कॉमन लैंड्स फॉर देयर सर्वाइवल गैदरिंग देयर फायरवुड्स बेरीज वेजिटेबल्स हे एंड स्ट्रॉ नाउ लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ओनली। अब जो उस समय पे कॉटेजर्स थे, कॉटेजर मतलब कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे, जो छोटे मोटे जो गरीब किसान लोग हुआ करते थे, जिनका जीवन पहले किस पे डिपेंड था, कॉमन लैंड पे। कॉमन लैंड मतलब कि एक ऐसा जगह, आप बिल्कुल कह सकते हैं फॉरेस्ट को, इसमें कि हर किसी का अधिकार होता है, जिसका जीवन पहले उस पर टिका हुआ था, वो अब उसका जीवन खत्म हो गया भाई, क्योंकि वो बंद कर दिया गया कि कोई भी जंगल में नहीं आएगा वहाँ के राजा के द्वारा, है ना। तो जब जंगल उनका बंद कर दिया गया जाना, तो उसका जो जीवन था, सर्वाइवल था, वो पूरी तरीके से क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो फॉर देयर सर्वाइवल गैदरिंग देयर फायरवुड बेरीज वेजिटेबल्स हे एंड स्ट्रॉ, यानी कि पूरी तरीके से, जैसे देखें यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, वो कॉमन लैंड से यानी कि जंगलों से वो लोग क्या क्या इकट्ठा करते थे, फायरवुड यानी कि लकड़ी, बेरीज मतलब वो छोटा सा मीठा मीठा होता है ना, वो हो गया, वेजिटेबल हो गया, सब्जी हो गया, हे मतलब क्या होता है, हे मतलब वही सूखी घास हो गया जो कि जानवरों को बेसिकली खिलाया जाता है, एंड स्ट्रॉ वही घास भूसा, है ना, वो हो गया। नाउ लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम ओनली, तो ये सारा चीज़ क्या कर दिया गया, उनका बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया तो उनका रोजगार छीन गया भाई, रोजगार छीना गया तो इनके पास अब कौन सा समस्या का समाधान, कौन आएगा समस्या का समाधान करने, मर्चेंट आएगा, कहेगा कि भाई देखो तुम्हारा जंगल तो जाना बंद हो गया, तुम अपना जीवन भी नहीं चला पा रहे हो, तो तुम हमारे लिए काम करो, है ना, काम करने के बदले हम लोग क्या देंगे, पैसा देंगे। तो वो लोगों को लगा कि भाई अच्छा है यार, बैठने से बढ़िया है कि कुछ ना कुछ काम कर लिया जाए, देखो कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ हो जाए, है ना, वही चीज़ यहाँ पे था। मैनी हैड टीनी प्लॉट्स ऑफ लैंड विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिनके पास के छोटे मोटे ज़मीन भी थे, ज़मीन तो छोटा था लेकिन फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा था। तो मान लीजिए कि घर में 10 आदमी है और फील्ड में केवल कितने आदमी का काम है, 2 आदमी का, तो 8 आदमी क्या है, बेरोजगार बैठा हुआ है। तो बेरोजगार बैठने से बढ़िया है कि मर्चेंट लोग जाएगा उसके पास, कहेगा कि बेरोजगार मत बैठो यार, हमारे लिए कुछ काम कर दो, है ना, तो मेरा भी काम निकल जाएगा, हम भी तुमको पैसा दे देंगे। समझ रहे बात को, चलिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है When merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasants household eagerly agreed. सोचो, जब मर्चेंट्स लोग उसके पास गए, कहे और उनको ऑफर दिया कि तुम हमारे लिए क्या करो, गुड्स बनाओ। गुड्स का मतलब हो सकता है कि वो कुछ भी बनाने के लिए कहे होंगे, उनको यदि वो बनाने आता है तो वो बना के देगा। तो उन लोगों ने क्या किया, गांव के लोगों ने क्या कहा, हाँ हाँ लाइए ना, हम तो बना कर खुद देंगे, क्योंकि देखो बेरोजगार बैठा हुआ है, पैसा चाहिए, और पैसा का साधन अभी फिलहाल इसको यही नज़र आ रहा है। तो बोला ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, बस हमको सामान दे दीजिए, आपको वो टाइम पे सामान आपका रेडी हो के आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली बिजनेसमैन लोग करते क्या थे ना, गांव में आते थे, उनको पैसा भी देते थे, सामान भी देते थे। सामान तो दे दिया, पैसा इसलिए देता था कि यदि कुछ घट बढ़ जाए तो मार्केट से खरीद के उसमें लगा देना, लेकिन हम इस डेट को आएंगे और उस डेट को आएंगे तो हमको पूरा सामान हमको तुम दे देना बना के, बदले में तुमको हम पैसा दे देंगे, है ना, मजदूरी के तौर पे। वही चीज़ था। बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जानते हो किसको हुआ, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ किसानों को, यानी कि ऐसे लोगों को जो कि मर्चेंट्स के लिए काम करते थे। फ़ायदा ये हुआ कि उनको अपने घर में काम मिल गया, वो अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर बैठा हुआ है, सब हंस रहा है, गा रहा है, झूम रहा है, अपना काम भी कर पा रहा है, अपने घर में रह गया वो, पहली बात घर में बैठ के काम कर रहा है, फैमिली मेम्बर साथ में है, साथ ही साथ उनके पास जो छोटा मोटा ज़मीन था उन पे भी वो लोग अपना काम लगातार जारी है, उनका कर रहा है काम, यानी कि वो अपना खेती बाड़ी भी कर ले रहा है और वो उसका जो अपना काम है, जो उनको काम मिला हुआ है मर्चेंट के द्वारा, वो भी अपना कर ले रहा है, और साथ ही साथ वो अपने घर में ही रह ले रहा है। तो मतलब कि उनको बैठा के काम मिल रहा है, बैठे रहिए आप, घर में रहिए, अपने गांव में रहिए, बस आपको क्या करना है, काम करते रहना है ना। तो फ़ायदा उनको हुआ कि अब देखो कोई भी आदमी यदि उनको घर में काम मिल जाए और वो घर पे ही काम करे, बदले में उसका पैसा मिलते रहे, तो क्या वो कभी बाहर जाना चाहेगा, कभी नहीं बाहर जाना चाहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। अब जो छोटे मोटे किसानों के इनकम नहीं हो पा रहे थे
कल्टीवेशन से यानी कि खेती बाड़ी से उनका इनकम नहीं हो पा रहा था पूरी तरीके से, उस इनकम को सप्लीमेंट कर दिया, यानी कि पूरा कर दिया कौन, जो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से उनको हो रहा था। मतलब कि जो वो सामान बना के मर्चेंट को दे रहे थे, उसके बदले में उनको क्या मिलता था, पैसा मिलता था, और वो पैसा उनके जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ, है ना, क्योंकि जो वो खेती करता था ना, उस खेती से वो पूरे फैमिली का पेट नहीं पाल सकता था और पाल भी नहीं पाता था। लेकिन यहाँ पे इनके पास एक अदर सोर्स ऑफ इनकम कौन आ गया, वही मर्चेंट्स लोग आ गए काम लेकर कि भाई काम करो हमारे लिए, है ना। तो उनका जो इनकम धीरे धीरे घट रहा था, इनका इनकम अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। अब ये जो चाहे वो खरीद सकता है भाई, एक कंफर्टेबल लाइफ ये जी सकता है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे, इट ऑल्सो अलाउड देम अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्स। इसके साथ ही साथ उसके घर में जितने भी लेबर थे उन सभी का, उनका फुल पोटेंशियल, उनका जो कैपेसिटी था पूरा, उसको इस्तेमाल किया गया। मतलब कि मान लीजिए घर में 10 आदमी है, 10 आदमी में से 8 आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है, 2 आदमी काम कर रहा है खेत में अपना, लेकिन वो जो 8 आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है उनको काम कौन सा मिल गया, वही गुड्स बनाने का, मर्चेंट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेबर का पूरा इस्तेमाल हुआ, यानी कि घर में यदि 8 लेबर फालतू में बैठा हुआ है तो उस लेबर को भी क्या मिला, रोजगार मिला। और जब 8 लेबर को रोजगार मिलेगा तो 8 लोगों को इनकम भी मिलेगा, और जब इनकम मिलेगा तो आपके घर का कंडीशन अपने आप सुधर जाएगा, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो अलाउड देम अ फुलर यूज, पूरी तरीके से यूज किया गया ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज। फैमिली लेबर रिसोर्सेज का मतलब क्या, उसी लेबर का, जो आदमी फालतू में बैठा हुआ है, उसके स्किल्स का, उसके टाइम का, है ना, इस्तेमाल किया गया इनकम को कमाने में। समझ गए बात को। चल आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प इन बिल्डिंग अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।